हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हुआ गलवान वैली में, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, या पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, या भारत पे और पर्टिकुलरली चाइना पे क्या असर पड़ेगा, इसी विषय को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि किस तरह से लगातार ये न्यूज में आइडिया आ रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा वो हम ज्यादा तफसील से देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फोकस कर लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, विवाद ही क्या है। एक्चुअली अगर हम देखें तो आजादी से पहले, अगर हम 40s में देखें, तो दोनों ही जो कंट्री थे, दोनों ही देश थे, वो आजाद नहीं थे। इसलिए दोनों की जो सीमाएं थी वो कोई और तय कर रहा था। जब हम आजाद होते हैं 47 में हम हो जाते हैं। और अगर देखें तो 45 में एक बार चाइना आजाद तो होता है, लेकिन 49 में जो अभी का चाइना है, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो 1949 में माओ द्वारा स्थापित है और इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, पीआरसी। और जो दूसरा चाइना अपने आप को क्लेम करता है वो आज के नाम हम जानते हैं कि ताइवान के नाम से है। तो दोनों ही क्लेम करते हैं, वो असली चाइना है, वो अलग बात है। तो पीआरसी जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एग्जिस्टेंस आता है 1949 में, और इंडिया जो है 1947 में आजाद होता है। 1950 तो लगभग एक साथ ही हम आजाद होते हैं। 1950 में हम रिपब्लिक बन जाते हैं, गणतंत्र बन जाते हैं, हम अपना संविधान लेके आते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ आजादी की जो डेट है वही सिमिलर नहीं, हमारे बहुत सी चीजें सिमिलरिटी है इंडिया और चाइना के बीच में। जैसे हम पड़ोसी देश हैं, दोनों बहुत लंबी दूरी तक जो बॉर्डर है उसको शेयर करते हैं। इसके साथ ही दोनों ही मोस्ट पॉपुलस नेशन है, कि दोनों की ही अगर हम देखें, फर्स्ट पॉपुलेशन जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या वो चाइना है, और थोड़ा ही पीछे भारत है। तो दोनों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर पावर है। साथ ही जो हमने बात की कि एक ही डिकेड में, जो एक दशक है 1945 के बाद जो है, दोनों ही आजाद होते हैं। 50 से पहले दोनों हो जाते हैं। बोथ कंट्री ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज, ऐसा नहीं कि दोनों का अपने से टाइज नहीं था, तो अपने संबंध नहीं थे। बुद्धिज्म की वजह से अगर आप देखें तो चाइना के अंदर काफी बुद्धिज्म पॉपुलर होता है। और इसके अलावा आप जानते हैं फायान, वेजंग, इस तरह के तमाम सारे चाइनीज यात्री उस समय आते रहे हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो हम लोग इतिहास में भी जानते हैं चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा से एक ट्रेड रिलेशन भी रहा है सिल्क रूट के द्वारा, और भारत और चाइना के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। लेकिन इसकी शुरुआत कब हो जाती है, कब खराब होते हैं, वो देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज तो है ही, साथ ही साथ ब्रिक्स के भी दोनों ही पार्ट है। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है, जो कि अदर अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को छोड़ के जो जितने भी मेजर कंट्रीज है उनका ग्रुप है, जो अमेरिकन हेजुमनी और यूरोपियन हेजुमनी को चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और 1962 वॉर क्यों होता है, तिब्बत के इलाकों को लेके जब चाइना ने उसको क्लेम किया, और वहां से दलाई लामा जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे, उनको भारत ने शरण दे दी। और इसी विषय से लेके जो पंचशील का सिद्धांत था उसको नकार के चाइना ने अटैक कर दिया 1962 में, कि उनके जो भगोड़ा कह सकते हैं उनको, जो रिफ्यूजी क्यों दिया, वहां के भागे हुए व्यक्ति को, दलाई लामा को हमने रिफ्यूजी स्टेटस दिया, तो उससे नाराज हो गए चाइना। और 1962 में जो वॉर हुई उससे हमें काफी हताशा मिली, क्योंकि हम उसको हार गए और एक तरह से। लेकिन उसके बाद 1967 में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जहां पे हम एक तरह से जीत भी हासिल होती है। लेकिन उसके बाद से भारत और चीन के बीच में रिश्ते जो है वो अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन इस तरह की कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जहां कोई भी सैनिक हताहत हुआ हो या किसी की जान गई हो। ऐसा 40 साल बाद अभी हो रहा है, जब कि 20 से ज्यादा सैनिक हताहत हो चुके हैं या उनको मार दिया गया है। अब ये बिना गोली चलाए मारा गया, ये और भी खतरनाक भी चीज है, क्योंकि किस तरह से वो लड़ाई हुई होगी अभी तक इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल कोई वीडियो नहीं आया, तो इस पे कमेंट करना एक तरह से गलत होगा। अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो इशू है वो क्या है, कहां पे ये हो रहा है।
तो किलिंग ऑफ 20 इंडियन सोल्जर जो हम बात कर रहे हैं, आप चारों तरफ न्यूज में भी देख रहे होंगे। तो ये है गलवान वैली, यहाँ पे ये बॉर्डर, इसको हम और स्पेसिफिकली दिखाएंगे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया, क्योंकि ये भारत क्लेम करता है कि ये एरिया भारत का है, जो सियाचिन का एरिया है या अक्साई चीन का एरिया है, वो भारत क्लेम करता है, लेकिन उस पे जो चाइनीज मिलिट्री का कब्जा है। तो इन रिसेंट मंथ टेंशन इज अराउंड द बॉर्डर, की इस पूरे महीने में अगर देखें तो अलग अलग जगह पे बॉर्डर्स पे टेंशन रही है, लेकिन ये जो मंडे को हुआ 20 सेना को जवानों को मार देना, ये और भी खतरनाक हो गया और इसने इंडिया और चाइना के बीच के टेंशन को और बढ़ा दिया है। ऑल दो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का न्यूज़पेपर है वो क्लेम कर रहा है कि कैजुअलिटी 40 के लगभग चाइना की भी हुई है। एएनआई ने भी ये क्लेम किया है कि 40 के लगभग चाइना के लोगों की कैजुअलिटी हुई, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताया है कि वो मारे गए हैं या सिर्फ उनको चोट आई है, और इसका अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार जो हम सोचते हैं उसका उल्टा इफेक्ट भी होता है, कि कई बार चाइना इस चीज को मिसयूज कर सकता है कि हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हुई है इसलिए हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया है। अगर हम अटैक करते तो हमारे उनकी कैजुअलिटी की ज्यादा कैजुअलिटी होती। तो दोनों तरफ से जो रिलेशंस होते हैं, इसीलिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना भारत की गवर्नमेंट की तरफ से आया कि हमने उनके कितने लोगों को मारा, ना ही चाइना की तरफ से आया। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप जाएंगे, यूएन के अंदर अपनी बात रखेंगे, तो वहां पे आपको अपनी कैजुअलिटी ज्यादा और उनकी दूसरे की कैजुअलिटी को कम दिखाना होता है, ताकि ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक दूसरे पे प्रेशर बना सके। तो ये तो डिप्लोमेसी की बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक कि ये जो इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं ये तो क्लियर है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि हमको दिखाना है, ये बहुत क्लियर है। तो इसके अलावा बहुत से लोग, बहुत सी न्यूज में चल में रखता है कि बहुत से सैनिकों को कस्टडी में रख लिया है, किडनैप कर लिया है, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली एरिया कहां पे है, कहां पे प्रॉब्लम है। तो गलवान वैली, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इंडिया क्लेम तो यहां तक करता है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ऑल्दो इस पे चाइना का कब्जा है, एक्साई चीन का है, और ये जो एरिया है यहाँ पे भी चाइना का कब्जा है, और इस बॉर्डर यहाँ क्लियर डिमार्केशन नहीं है। और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC जो है पाकिस्तान के साथ है यहाँ पे, और ये जो पाकिस्तान बोलता है फ्री कश्मीर है, और हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान बोलते हैं। तो अगर हम एक्चुअल देखें तो इंडियन टेरिटरी में ये रीजन ही आता है जिसपे हमारी सरकार अपना एरिया, अपनी गवर्नमेंट चलाती है, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर पाती है। ऑल्दो हम मानते हैं कि ये हमारा एरिया है, ऑफिशियली हम जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो मैप है उसमें हम इस एरिया को दिखाते हैं, और कई बार इस चीज को लेके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, उसमें प्रॉब्लम यही थी कि वो इस नक्शे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम उसका पार्ट नहीं बने। तो जैसा यहाँ लिखा है, सिंस देयर वाज नो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत आजादी के समय हमारे पास नहीं थी, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज डिवाइस्ड टू क्रिएट अ डिमार्केशन टू ईज द टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर द 1962 वॉर। जैसे हम बता चुके 1962 वॉर के बाद क्या हुआ कि यहां तक कब्जा कर लिया, और हमने इसको ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल लिया। लेकिन दोनों ही इसको एक्चुअल कंट्रोल नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो इंडिया मानता है कि ये हमारी टेरिटरी है और चाइना मानता है ये हमारी टेरिटरी है। स्टिल मैनी एरियाज डिस्प्यूटेड, कि इस एरिया क्योंकि बहुत हाइट पे है और यहाँ टेम्परेचर जो रहता है माइनस में रहता है, तो उस हाइट पे डिमार्केशन करना, ऑल्दो जहां पे अभी गलवान वैली में जहां पे डिस्प्यूट हो रहा है वहां क्लियर डिमार्केशन था, और चाइनीज आर्मी फिर भी घुसती है और इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो कमांडर है, उनको मारती है। तो ये बहुत खतरनाक इशू है, और इसको गवर्नमेंट के लेवल पे, डिप्लोमेसी के लेवल पे, क्योंकि जैसा हमने पहले इसी में बताया कि दोनों ही न्यूक्लियर वेपन है, दोनों के पास ये खतरनाक रूप में हो सकता है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है मार्केट के लेवल पे भी। इसीलिए दोनों ही जो एरिया, इस एरिया में दो के दोनों ही जो है वहां पे टेलीफोन लाइंस, एयर स्ट्रिप्स और रेगुलर पेट्रोल्स ये सब करते रहे हैं, वहां पे रोड्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करते हैं, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से ये लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं। अब क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन है तो ऑब्वियसली पीस एक बहुत बड़ी चीज है, तो उम्मीद की जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट और
साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट इस पे डिप्लोमेसी के तहत, बातचीत के तहत इस चीज को सॉल्व कर लेंगे और फिर से इस रीजन में पीस होगा और पीस के थ्रू ही प्रोग्रेस भी हो सकती है, तभी आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लगातार वो, क्योंकि इंडिया और चाइना अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, क्योंकि ऑल्दो हम बड़ी जीडीपी है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसको खिलाना, जिनको रोजगार देना और जिनकी हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करना, दोनों के लिए भी अभी भी चैलेंज है। ऑल्दो चाइना एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, लेकिन फिर भी उनके पास भी ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी भी है। तो हम भी जीडीपी, हम फोर्थ फिफ्थ जीडीपी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे हमारी सारी समस्या दूर है। अभी हमने देखा कि किस तरह से जब लॉकडाउन हुआ तो लोग बेरोजगार हुए, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो ये समस्या बढ़ी है और दोनों को ही एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है, हम एक दूसरे को अगर एक कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो हम एशिया फिर से एक बड़ी चैलेंज के रूप में, एक बड़ी पावर के रूप में आ सकता है। अगर आज के समय हम देखें तो एशिया के अंदर तमाम सारे कंट्रीज जो है, ब्रिक्स के अगर देखें तो रसिया का जो पार्ट है, या चाइना और इंडिया, ये तीनों मिला के एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंटरनेशनल पीस के लिए भी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी। ना सिर्फ कह सकते हैं राष्ट्र के बारे में, पूरे विश्व के लिए एक शांति स्थापित कर सकते हैं, जो कि हमारा आइडिया था पंचशील में, जो बहुत देर तक तो नहीं चल पाया, लेकिन अल्टीमेटली जो रास्ता निकलेगा, मुझे लगता है कि वो पंचशील के थ्रू ही निकलेगा। बुद्ध की धरती है, इसलिए शांति की बात हम दोनों को ही करनी चाहिए। वहां भी बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है, यहाँ भी बहुत पॉपुलर है। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।